हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है भाई कंटिन्यूशन है प्रीवियस वीडियो का। पहले ही बता देता हूं 75 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था। अभी 76 क्वेश्चन को करेंगे, मगर जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो जाके उसको देखें, तभी एक कनेक्शन आप लोग बना पाओगे। तो शुरू करते हैं बिना रुके 76 क्वेश्चन को। 76 क्वेश्चन में है विच कंट्री इज द चेयर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2019 to 23। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या अजरबैजान। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ है, अजरबैजान। मगर यहां पे ही बात खत्म नहीं होती। नाम में से और कौन से पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि नाम हम सब लोगों को पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं और इस बार के भी सीयूईटी में, एमए में, पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा। सबसे पहले यह बात याद रख लो, नाम तब फॉर्म हुआ था जब कोल्ड वार का पीरियड चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया था और कंट्रीज ये कह रही थी कि हम, पर्टिकुलरली अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज ये कह रही थी कि हम ना ही यूएसए के साथ जाएंगे ना ही यूएसएसआर के साथ, किसी भी बड़े पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और नॉन अलाइन रहेंगे। उस टाइम पे नॉम का फॉर्मेशन किया गया था और नॉम जो था वो 120 जो कंट्रीज थी, 120 कंट्रीज का जो फोरम था नॉम, राइट। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, नाम को इस्टेब्लिश किया गया था बेलग्रेड में। बेलग्रेड जो है वो कैपिटल सिटी है किसका? यूगोस्लाविया का, राइट। यूगोस्लाविया का जो कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। वहां पे जो है नाम का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। याद रखना, इसको कंफ्यूज किया जाता है दूसरी चीज से, जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस है। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ था 1955 में। ये कॉन्फ्रेंस जो था इसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को डिस्कस किया गया था, बट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो फॉर्मेशन जो उसका हुआ था वो 1961 में ही हुआ था, राइट। सो 1961 में नाम का फॉर्मेशन हुआ था, बट बैंडुंग कॉन्फ्रेंस में इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया था 1955 में, राइट। और इस्टेब्लिश जो 1961 में ये बेलग्रेड में हुई थी। बेलग्रेड जो है वो यूगोस्लाविया की कैपिटल है, इसलिए इसको भूलना नहीं। अब दूसरा ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि नाम में कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पर्टिकुलरली आप लोगों को याद रखना है कि 5 जो इसमें मेन कंट्रीज थी, जो फाउंडिंग कंट्रीज थी नाम की। कौन कौन सी कंट्रीज थी भाई? यूगोस्लाविया एक थी, यूगोस्लाविया। दूसरी जो कंट्री थी वो इंडिया, और तीसरा इजिप्ट थी तीसरी कंट्री। चौथी आ गई गाना और फिफ्थ आ गई इंडोनेशिया। अब कौन लोग थे इसके पार्टिसिपेंट, ये भी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज शफल करके किया जाता है क्वेश्चन। यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रेज टिटू। याद रखना ये नाम, जोसेफ ब्रेज टिटू जो थे वो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इसका पार्ट थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मत लिख के आना, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, राइट। मोदी जी लिख के आओ तो भाई मत गलती कर दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो थे इसका पार्ट थे उस टाइम। तीसरे जो बंदे थे वो इजिप्शियन प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासर जो थे वो इसके जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, वो भी इसका पार्ट थे। गाना के जो प्रेसिडेंट थे जो नुकुरमा जिनका नाम था, नुकुरमा, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डिफरेंट होगा, आप भी देख लेना। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकर्नो, SUKARNO। ये सारे लोग जो थे, सुकर्नो, खुरमा, अब्दुल नासर इजिप्ट के, नेहरू जो थे हमारे इंडिया के, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेज टिटू, ये लोग जो थे ये फाउंडिंग फादर कंसीडर किए जाते हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉर्मेशन किया था। और नाम एक मूवमेंट था जिसने ये कहा था कि ना ही हम यूएसएस के साथ जाएंगे और ना ही यूएसए के और ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे, किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं रहेंगे। और फॉर्म्ड हुआ था कोल्ड वार के पीरियड के बाद। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। तो इसलिए नाम का क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को कॉमन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी डिस्कस किया था इसका कुछ पार्ट, साफ्टा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसी की तरह का एक क्वेश्चन आ गया, सार्क। सार्क क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क कंप्राइजेस 5 कंट्रीज, 6 कंट्रीज, 7 कंट्रीज और 8 कंट्रीज। इसका आंसर तो है फोर्थ, 8 कंट्रीज। मगर सार्क से और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सार्क की अगर एब्रीवेशन ही पूछ लेते हैं तो वो भी पता नहीं होती है, इसलिए मैं बता देता हूं, भूलना मत, याद रखना। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है वो सार्क की जो है एब्रीवेशन है, राइट। अब इसमें जो है 8 कंट्रीज हैं। पहले याद रखना सार्क में 7 कंट्रीज थी, आठवीं जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है, जिसने 2007 में ज्वाइन किया है, राइट। बट सार्क फॉर द फर्स्ट टाइम कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1985 में सार्क को फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। सार्क इस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम 1985 में, राइट। ओरिजिनली याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिनली सार्क के कितने मेंबर्स थे, इसलिए ओरिजिनली सार्क में 7 मेंबर थे, भूलना मत। कौन कौन से 7 मेंबर थे याद रख लो। बांग्लादेश, मैं आपको बोल देता हूं, आप लोग याद रखना, बांग्लादेश, नेपाल, इसी तरह भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स, राइट। ये जो थी 7 कंट्री जो ओरिजिनली सार्क का पार्ट थी, बट 2007 में एक न्यू कंट्री ज्वाइन हुई है, अफगानिस्तान। अब वो भी सार्क का पार्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन शफल करके पूछा जाता है। मे भी आपको पूछ सकते हैं कि 2007 में कौन सी न्यू कंट्री ने सार्क ज्वाइन किया, तो आप लोग आंसर लिख देना अफगानिस्तान में। या पूछा जा सकता है ओरिजिनली सार्क के कितने मेंबर थे, तो 7 थे। या पूछा जा सकता है सार्क कब फॉर्म हुई थी, साफ्टा कब बना था, सार्क कब बना था, नाफ्टा कब बना था। तो याद रखना सार्क 1985 में बना था। बट साफ्टा जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, साफ्टा, क्योंकि वो भी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है। सार्क भी बात किसकी बात करता है? सार्क भी कहता है कि हमें इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन अमंग जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं उनमें अच्छा करना है। और भी तो साफ्टा भी यही कहता है कि ट्रेड बैरियर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन बैरियर को रिड्यूस करना है। बट साफ्टा फॉर्म हुआ था 2004 में, जस्ट नो हमने डिस्कस किया, और जो सार्क है वो फॉर्म हुआ था 1985 में। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, राइट। तो साफ्टा और सार्क का पर्पस ऑलमोस्ट सेम है, बट क्वेश्चन इस तरह से डिफरेंट आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए मुझे लगा कि इस वीडियो को सेपरेटली बनाना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे भाई। द क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, व्हाट इज द कोर ऑफ रियलिज्म? रियलिज्म का कोर क्या है? ट्रेड, डिप्लोमेसी, पावर और पीपल रिलेशन। तो आंसर है इसका पावर। पहले क्लियर कर देते हैं, आंसर है पावर। अब जो स्टूडेंट ने रियलिज्म को पढ़ा होगा कुछ हद तक, उनको पता है कि रियलिज्म हमेशा बात करता है पावर की। बट रियलिज्म से और कैसे पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जब आप लोग पढ़ते हो तो उसमें जो थ्योरी का पार्ट है उसमें ज्यादा यही है। रियलिज्म हो गया, न्यो रियलिज्म हो गया, क्लासिकल रियलिज्म हो गया, या नियो क्लासिकल रियलिज्म हो गया। इसमें क्या क्या चीजें जो है पूछी जाती हैं, या रियलिज्म है क्या। याद रखना भाई, रियलिज्म के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगर आप लोगों को पता होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन देखते हैं जो और आप लोगों को आ सकते हैं। रियलिज्म के साथ एक दूसरी चीज है जिसको हम कहते हैं लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, राइट। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। रियलिज्म जो है वो एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी है जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म को अपोज करके आई है। अब लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या कहता है और रियलिज्म क्या कहता है, क्यों ये एक दूसरे के अपोजिट है? लिबरल इंटरनेशनलिज्म के लोग ये कहते हैं कि हर एक नेशन में जरूरी चीजें क्या हैं? ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट, पीपल आर इंपॉर्टेंट एंड पीपल्स रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। लिबरल इंटरनेशनलिज्म कहते हैं ट्रेड इज इंपॉर्टेंट, नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल्स रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। लोगों का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है। बट रियलिज्म कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना नेगोशिएशन और ना ही पीपल के रिलेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है पावर। सब कुछ होता ही पावर के लिए है। इसलिए रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अ फील्ड ऑफ कंफ्लिक्ट अमंग स्टेट परसुइंग पावर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा कंफ्लिक्ट रहता है, किसके लिए? पावर के लिए। अब दूसरी बात जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वाले लोग बिलीव करते हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बट रियलिस्ट कहते हैं, लिबरल इंस्टीट्यूशनिस्ट कहते हैं कि एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट जो रियलिस्ट कहते हैं वो कहते हैं नहीं, किसी भी एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, स्टेट एक ओनली एक्टर है जो सारे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, राइट। स्टेट सेंट्रल एक्टर है, वो रियलिस्ट कहते हैं। तो रियलिस्ट की पॉलिटिकल फिलॉसफी को आप 4 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे समझ सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट इज अ सेंट्रल एक्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम इज एनार्किक, जिसका मीनिंग ये हो गया, वो ये कहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती। इंटरनेशनल जैसे हर कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लोगों को काम करना पड़ता है। अगर लोग काम नहीं करेंगे तो स्टेट पेनलाइज करेगी। बट इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बॉडी नहीं है जो आपको कहेगी यही काम करना है, अगर आप इफ यू विल नॉट ओबे, ये नहीं करोगे तो मैं आपको पेनलाइज करूंगी। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं एक रोल प्ले करती है, बट एडवाइजरी रोल होता है, वो मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी रूल नहीं होता, वो जस्ट एक एडवाइजरी काम करती है, राइट। तो इसलिए एक एनार्किकल सिचुएशन होती है, स्टेटलेसनेस होती है, पर्टिकुलर पावर नहीं होती कोई ऐसी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कहते हैं, जो रियलिस्ट होते हैं वो उनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, स्टेट मैक्सिमाइज देयर पावर बाय सेल्फ हेल्प, पर्टिकुलरली बाय जॉइनिंग मिलिट्री अलायंसेस। वो ये कहते हैं रियलिस्ट कि हमेशा स्टेट जो है अपनी पावर, एक तो वो कहते हैं कौन सा सेकंड पॉइंट उनका है, एनार्किकल होता है इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। थर्ड पॉइंट वो ये कहते हैं उनका, स्टेट सेल्फ हेल्प के लिए काम करती है, जिसका मतलब हमेशा अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती है बाय जॉइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंसेस, राइट। स्टेट हमेशा क्या करती है, डिफरेंट मिलिट्री अलायंसेस ज्वाइन करती है और अपने पावर को एक्सपेंड करने का काम करती है। थर्ड जो वो कहते हैं, फोर्थ वो क्या कहते हैं, प्राइमरी कंसर्न फॉर स्टेट इज सर्वाइवल। और वो ये कहते हैं कि स्टेट का हमेशा प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, सर्वाइवल। अपने सर्वाइव करने के लिए वो दूसरी कंट्री के साथ वार भी करने पे रेडी है, दूसरी कंट्री को खत्म भी करने पे, टोटली खत्म करने पे भी रेडी है, इसलिए सर्वाइवल के लिए वो काम करती हैं, राइट। तो सेविंग इट्स ओन इंटरेस्ट, इट्स ओन पावर के लिए हमेशा स्टेट्स काम करती हैं, ये है रियलिस्ट का कहना। अब इसमें दूसरा बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जिसको आप लोग अगर भूलोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि उसी में जो है मेन चीजें हैं। रियलिज्म जो है भाई वो डिवाइड होता है, जो रियलिस्ट होते हैं वो कौन कौन है, एक होता है क्लासिकल रियलिस्ट, राइट, एक होता है क्लासिकल रियलिज्म, राइट, क्लासिकल रियलिज्म, और दूसरा आ गया स्ट्रक्चरल और जिसको हम कहते हैं नियो रियलिज्म, राइट। स्ट्रक्चरल रियलिज्म और जिसको हम क्या कहते हैं, नियो रियलिज्म। और तीसरा आ गया नियो क्लासिकल रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म, राइट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों में कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, उनकी क्या बुक्स हैं, ये आपको पूछा जाता है। क्लासिकल रियलिज्म में याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल के स्कॉलर हैं E.H. कार, जिनका नाम है E.H. कार। और E.H. कार ने एक बहुत ही जरूरी बुक लिखी है जो पूछी जाएगी, प्लीज याद रख लेना, अगर पूछी गई तो मार्क करना, क्योंकि मैक्सिमम पेपर्स में पूछी जाती है। बुक का नाम है द 20 years crisis from 1919 to 1939। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें वो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने और सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होने तक के बारे में लिखते हैं, 1919 से लेकर 1939 के बारे में लिखते हैं। 20 ईयर क्राइसिस जो बुक का नाम है। इसी के साथ साथ एक दूसरे जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं वो तो सबको पता है, हैंस जे मार्गेंथो। और मार्गेंथो का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत कॉमन पूछा जाता है भाई, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, राइट। ये सबको पता है आप लोगों को, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। और ये बुक जो है मार्गेंथो ने लिखी थी 1968 में, राइट। पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो है हैंस जे मार्गेंथो का बुक है। ये हैंस जे मार्गेंथो और E.H. कार जो है ये क्लासिकल रियलिस्ट है। अब स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कौन है भाई? स्ट्रक्चरल रियलिज्म में आप लोगों को आता है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म दो तरह का है, एक है ऑफेंसिव और दूसरा है
डिफेंसिव, राइट। स्ट्रक्चरलिज्म दो तरह का है, एक है ऑफेंसिव और एक है डिफेंसिव। मैं आपको ये भी थोड़ा बताऊंगा ये हैं क्या क्या, ये तीनों का क्या डिफरेंस है। ऑफेंसिव रियलिज्म में आते हैं जॉन मशीमर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर हैं। और डिफेंसिव रियलिज्म में कौन आते हैं आपके, केंथ वॉल्ट्ज, राइट, केंथ वॉल्ट्ज। और केंथ वॉल्ट्ज नाम है उनका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछा जाता है। और ये तीनों बुक्स में से एक कोई बुक 101% पूछी जाएगी, नहीं पूछी तो पेपर देने के बाद मेरे से आके पूछना आप लोग। और बुक का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राइट। ये बुक लिखी गई थी इनकी 1979 में, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। अब याद रखो इनमें डिफरेंस क्या क्या है भाई। जो क्लासिकल रियलिज्म है ये बात करता है ईगोइज्म की, जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म है ये बात करता है एनार्किक सिस्टम की, राइट। और जो नियो क्लासिकल रियलिज्म है इसमें एमेलगमेशन है क्लासिकल रियलिज्म का और स्ट्रक्चरल नियो रियलिज्म का। मतलब ये क्लासिकल रियलिज्म प्लस स्ट्रक्चरल नियो रियलिज्म जो है वो जो कहते हैं उसका मिल के पार्ट जो है वो नियो क्लासिकल रियलिज्म में डिस्कस किया जाता है। अब क्या डिफरेंस है क्लासिकल रियलिज्म और एनार्किकल रियलिज्म में। वो ये कहते हैं क्लासिकल रियलिज्म जैसे मार्गेंथो जैसे लोग के वो उनका जो हिस्ट्री है वो हॉब्स, लॉक और हॉब्स, रूसो और जैसे हॉब्स और रूसो तक जाता है, जो लोग मैकेवेली तक जाता है। मैकेवेली भी हैं जो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जैसे इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो अपने ईगो बढ़ाने के लिए सारे काम करता है। इसी तरह वो भी कहते हैं कि हर स्टेट जो है वो इगोइस्टिक होती है, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दूसरी स्टेट को मारने के लिए, वार करने के लिए रेडी है। तो इसलिए ये इगोइज्म की थ्योरी पे बिलीव करते हैं जो क्लासिकल रियलिस्ट होते हैं। जो नियो स्ट्रक्चरल या नियो रियलिस्ट है वो ये कहते हैं वो एनार्किक स्ट्रक्चर पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं नॉट बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ इगोइस्टिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट बिकॉज ऑफ एनार्किकल नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है स्टेट्स ऐसे बिहेव करते हैं। जो ऑफेंसिव रियलिस्ट है जो जैसे जॉन मशीमर है वो कहते हैं इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम अटैक, ऑफेंस, अटैक से सेव करने के लिए जो स्टेट क्या करती हैं अपनी पावर को जो है मैक्सिमाइज करती हैं, राइट, मैक्सिमाइज करती हैं अपनी पावर को। और ये लोग थ्योरी पे किस पे बिलीव करते हैं, एक्सपेंशनिज्म किस पे, राइट, एक्सपेंशनिज्म पे जो है ऑफेंसिव रियलिस्ट बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को अटैक से सेव करने के लिए स्टेट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती है और अपने आप को एक्सपेंड करती रहती है, राइट। जो डिफेंसिव रियलिस्ट हैं वो कहते हैं नो, नॉट जस्ट के वो अपने आप को अटैक से सेव करने के लिए बट अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, राइट। ये बात करते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन की, ये बात करते हैं पावर मैक्सिमाइजेशन की, राइट। तो इसीलिए सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन और पावर मैक्सिमाइजेशन, ऑफेंसिव रियलिज्म का पार्ट पावर मैक्सिमाइजेशन, डिफेंसिव का पार्ट सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन। डिफेंसिव रियलिस्ट आते हैं केंथ वॉल्ट्ज, ऑफेंसिव रियलिस्ट आते हैं जॉन मशीमर। और स्ट्रक्चर रियलिस्ट जो है वो एनार्किकल सिस्टम पे बिलीव करते हैं। वो कहते हैं एनार्की पार्ट ऑफ द जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है जिसकी वजह से स्टेट इस तरह का बिहेव करते हैं। ये कहते हैं इगोइज्म है, इस वजह से स्टेट ऐसे बिहेव करते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस वॉच की हैं जब हम थ्योरी के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो वो लोग इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। हमने पढ़ा था, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता देते हैं, एन टिकनर इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन और न्यू रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसका आंसर है फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। क्यों? देखो हम लोगों ने, अगर आप लोगों को पुरानी वीडियो याद होगी तो एक पढ़ा था सिंथा एल्नो जो करके एक फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में लिखते हैं, उन्होंने भी लिखा था एक बहुत अच्छी बुक बनानास बीचेस एंड बेसिस। जाओ पुरानी वीडियोस देखो, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था। इसी तरह जो है एन टिकनर, NTICKNER, ये एक फेमिनिस्ट है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में लिखते हैं और वो ये बात कहते हैं कि वार सिर्फ और सिर्फ
मेन, मैस्कुलिनिटी और टेरिटरी के बारे में नहीं होती है। वार में विमेन्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। विमेन्स और चिल्ड्रन के बारे में वो बात करती हैं, और इसलिए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फेमिनिज्म के पार्ट को जो है वो एंट्री देती हैं, और वो ये कहती हैं कि विमेन के पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी वार्स होती है तो उसमें विमेन्स को एज अ कुक्स यूज किया जाता है, विमेन्स को एज अ नर्स काम करती हैं, विमेन्स जो डिप्लोमेट्स की वाइफ्स होती हैं उनका क्या पार्ट है उनके बारे में आप कभी नहीं मेंशन करते। आप सिर्फ और सिर्फ वार, मैस्कुलिनिटी, टेरिटरी, ऑक्यूपेशन और मेन की बात करते हैं। इसलिए ये कहती हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डीकंस्ट्रक्ट किया जाए और डीकंस्ट्रक्टिव अप्रोच से देखा जाए और फेमिनिज्म के एंगल से भी देखा जाए। विमेन का क्या रोल है, चिल्ड्रन का क्या रोल है, उसको भी डिस्कस किया जाए। तो एन टिकनर इसीलिए एक फेमिनिस्ट अप्रोच से इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करते हैं। अब एन टिकनर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको आ सकती हैं, जैसे इन्होंने एक बुक लिखी थी फेमिनिज्म इन आईआर, राइट। ये फेमिनिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन में ये 2011 में ये बुक लिखी थी भाई, करंट बुक है इसलिए हो सकता है आ जाए। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट बुक जो एन टिकनर की है, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक इन्होंने लिखी थी 2001 में। उसके बाद उनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक है जेंडर इन आईआर, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक इन्होंने लिखी थी 1992 में। इसलिए देखो आप तीनों देख सकते हो इसमें, फेमिनिज्म आईआर में, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जेंडर इन आईआर। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये फेमिनिस्ट अप्रोच से डिस्कस करते हैं। हमने दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फेमिनिस्ट को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं फिर आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिख लेता हूं। सिंथिया एंड लो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बनानास बीचेस एंड बेसिस, राइट। वो भी इस बुक में जो है यही बात कहते हैं कि आप विमेन के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। वार में विमेन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। विमेन अगर सबसे ज्यादा सफरर होती हैं वार में, वो विमेन्स होती हैं, उनके साथ रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, किलिंग किया जाता है, उनको स्लेव्स यूज किया जाता है, एज अ सेक्स वर्कर्स यूज किया जाता है वार के टाइम पे। तो इसलिए आप जस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मेन, टेरिटरी और मैस्कुलिनिटी, एग्रेशन को मत डिस्कस करो। फेमिनिस्ट जो अप्रोच से भी देखो, विमेन्स के भी रोल को, चिल्ड्रन के रोल को भी रिकॉग्नाइज करो। तो इसलिए ये फेमिनिस्ट अप्रोच से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये मल्टीपल तरीके से मैं करवा रहा हूं, यही तरीके से भाई क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया क्वेश्चन पेपर का भी, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और क्वेश्चन जहां से सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, वो भी दी हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक करना। जाते जाते अब एक लाइक तो बनता है और कमेंट जरूर करके जाना, मैं आपके कमेंट को पढ़ता रहता हूं। सी यू नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।